अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 11th लेक्चर ऑफ एमडीकेट केमिस्ट्री। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज जनरल गैस कांस्टेंट एंड यूनिट्स ऑफ आर, और इसके साथ हम एक कंपैरिजन भी ड्रॉ करेंगे बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर ऑन गैसेस। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल गैस इक्वेशंस। The very first thing is that the general gas equation is applicable to ideal gases only। इस चैप्टर में वैसे भी हमने बड़ी डिटेल से बात करनी है कि कौन सी गैसेस आइडियल हैं और कौन सी नॉन आइडियल, लेकिन जनरल गैस इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ बेटा किस पर अप्लीकेबल है? आइडियल गैसेस पे। क्योंकि अगर आप देखें तो ये आएगी कहाँ से हमारे पास? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ से आएगी। और ये तीनों के तीनों जो गैस लॉज थे बेटा, ये तीनों के तीनों गैस लॉज ये आइडियल गैसेस फॉलो करती थी, तो लिहाजा इनसे बनने वाली इक्वेशन को भी आइडियल गैसेस ही ओबे करेंगे। तो अभी ऊपर बता भी दिया, जैसे कि आपको पता है कि इन तीनों गैसेस का कॉम्बिनेशन है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जबकि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट होंगे। दिस इज कॉल्ड एज चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ। जब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो बेटा देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ये दोनों आ रहे हैं, एन और टी ये ऊपर आ जाएंगे, और बेटा प्रेशर जो है बेटा ये इनवर्सली में आ रहा है तो ये नीचे आ जाएगा। सो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करें विच इज आर, सो इट विल बिकम पी वी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी। और अगर बेटा आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे तो इस प्रेशर को बेटा जाके इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, PV is equal to NRT. This is called as general gas equation। बेटा अगर इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेक डाउन किया है, फिर आपको थोड़ी सी मजीद चीजें भी यहाँ पे समझाएंगे। P है प्रेशर ऑफ गैस, V है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R क्या है बेटा? जनरल गैस कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी डिफरेंट यूनिट्स और वैल्यूज को हम डिस्कस करेंगे। T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगेन बेटा यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन टेम्परेचर होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। आप डिग्री सी या डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पे टेम्परेचर पुट करेंगे तो PV NRT के इक्वल आइडियल गैस के लिए नहीं आएगा। क्लियर हो गया? सो यू नीड टू पुट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर बिकॉज द T ओवर हियर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ के अंदर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही था। डन। अगर बेटा इस इक्वेशन को देखें तो मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को पहले PV इज इक्वल टू NRT लिखा है, तो अगर R तो जनरल गैस कांस्टेंट पहले ही कांस्टेंट है, N और T भी कांस्टेंट हो जाएं जैसे कि बॉयल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू K। अगेन आप वापस भी जा सकते हो बॉयल्स लॉ में। सिमिलरली अगर आप देखो दूसरे में तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आप कह सकते हो। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? NR ओवर P इंटू T। सो अगर बेटा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और सिमिलरली बेटा तीसरी बात कि यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होंगे सो वॉल्यूम इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई P में अगर लिख दूं एक और N इधर, सो यहाँ पे ये अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हैं तो RT ओवर P कांस्टेंट हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। डन। ये बेटा आपके पास तीनों गैस लॉज से डिराइव्ड करदा क्या है? जनरल गैस इक्वेशन। ये सिर्फ बेटा आइडियल गैसेस ओबे करती हैं, और आइडियल गैसेस इसको हर कंडीशन पर, हर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करती। डन। चलो जी नेक्स्ट। अगर जनरल गैस इक्वेशन को बेटा देखें तो एक तो हमने लिखा PV इज इक्वल टू NRT, एक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फॉर 1 मोल इट इज
पी वी इज इक्वल टू आर टी, एन की वैल्यू 1 पुट कर दें, या फिर यहां से आर को निकालें तो आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी। यहां से एक एमसीक्यूज आता रहता है, जैसे ये आया भी हुआ है, द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर ऑफ गैस इज जनरल गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, ये ना नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो लिहाजा ये क्या है बेटा आपके पास, बोले शाबाश, दिस वन इज जनरल गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट, अब बेटा अगर गौर से देखो तो यहाँ पे इसी इक्वेशन को R इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी को मैं लिख सकता हूं, अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ गैस के लिए देखूं तो भी वैल्यू आंसर आपके पास कांस्टेंट R आएगा, सेकंड कंडीशन ऑफ गैस के लिए देखूं तो भी आंसर R आएगा, तो मैं लिख सकता हूं जी बेटा P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू R, P2 V2 ओवर T2 इज इक्वल टू R। तो जब ये R के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वेट हो जाएंगी, सो इट बिकम्स P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स P2 V2 ओवर T2। यहां से बेटा न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज भी आते हैं इन दोनों इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, और P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू PV2 V2 ओवर T2। इस तरह का एक न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज ये क्वेश्चन 1 में मैंने डिस्कस भी किया है कि एक an ideal gas was enclosed in container of volume 100 cm cube at 0 degree C and a pressure of this। तो आपको बेटा P1 V1 और T1 दे रखें, P1 की वैल्यू देखो, तो यहाँ पे पहले बेटा अगर आंसर की तरफ देखो तो आंसर में सारे के सारे आंसर एटीएम में गिवन है, तो आप भी एटीएम में पुट कर लो। 10 13 25 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 एटीएम के, तो आप पुट कर लो जी P1 की वैल्यू 1 एटीएम, V1 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 100 cm क्यूब, डिवाइडेड बाई T1 की वैल्यू है 0 डिग्री C, तो आपने केल्विन में पुट करनी है, सो इट विल बिकम 273 केल्विन। P2 की वैल्यू जी, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू ए कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आपको प्रेशर तो फाइंड करना है, तो P2 तो आपको फाइंड करना है, V2 आपको गिवन है बेटा 300 और T2 आपको गिवन है 27, तो 273 प्लस 27 इट विल बिकम 300 केल्विन। ओके, ये लो बेटा ये 300 300 से गया, तो P2 क्या बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 273, डिवाइड कर लो इसको, जो आंसर आएगा वो होगा, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा 273, सो ये जाएगा बेटा 0.0 और ये जाएगा 3 पे, 3 3 9, 3 7 21 2 और 3 2 6 प्लस 2 8 1 9, और बेटा ये आएगा कितना आपके पास, 9 में से 1 गया 8 एंड 9 में से 8 1, ये 181, सो 0.3 समथिंग आंसर है, तो 0.3 की रेंज में अगर आप देखें तो ये 0.36 आंसर आप डन। इसी तरह का आप मजीद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको न्यूमेरिकली ऐसे ही मैथमेटिकली खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। डन, इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डबल्ड एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, व्हाट विल बी न्यू प्रेशर ऑफ गैस। जी बेटा यही वाला लगेगा P1 V1 ओवर T1, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। कैसे निकलेगा जी बेटा इससे, अगर आप गौर से देखें तो वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डबल्ड, मतलब मैं इसको तो ऐसे ही लिख देता हूँ ना P1 V1 ओवर T1, डबल किया तो P2 क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम क्या हो गया जी, P2 तो पूछा हुआ है उसने, V2 उसने बताया है बेटा बन गया है डबल कर, पहले जो था तो उसका डबल किया, तो इसका मतलब है ये 2V1 बन गया है, and its temperature is increased 4 times, so it becomes 4T1। बट आप फाइंड कर लो, देखो T1 T1 से खत्म, V1 V1 से खत्म, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये
इधर रह गया आपके पास P1, so it has become 2 P2 divided by 4, so 2 1s are 2, 2 2s are 4, so बेटा P2 आपके पास बन जाएगा, P2 बन जाएगा 2P1, डबल हो जाएगा बेटा, इंक्रीजेज 2 टाइम्स। डन। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये ठीक है। ये भी की है बेटा, आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन टी, P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2, ये भी की है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी एन आंसर, राइट। चलें शाबाश, नेक्स्ट। जनरल गैस इक्वेशन से कुछ चीजों को बेटा हम फर्दर क्या करते हैं, निकालते हैं, स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ गैस, सेकंड इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, एंड थर्ड इज मास ऑफ गैस। अगर हम डेंसिटी को निकालें तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि पीवी किसके इक्वल होता है बेटा, एनआईटी के। सो ये एन एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आगे हमारे पास पुट कर दें एन की जगह पे, सो पीवी बन जाएगा एम मास बाय मोलर मास इनटू आरटी। तो यहाँ पे सिर्फ आपने करना क्या है कि इस m और v को रिप्लेस कर देना है, v को नीचे m की जगह लेके आए और m को ऊपर लेके जाएं। सो इट विल बिकम Pm इज इक्वल टू mass डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू RT। mass बाय वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, डेंसिटी। तो यहाँ से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm/RT। बेटा इस डेरिवेशन से तो मेरा मतलब नहीं है, ना ही आपसे पूछी जानी है डेरिवेशन। जो मेन चीज है, अगर गौर से देखो तो डेंसिटी ऑफ गैस आप कब फाइंड कर सकते हो? ये न्यूमेरिकल भी आ सकता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज भी। आप देखो मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो गैस के, तो आप उसकी डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ H2 फाइंड कर सकते हो, डेंसिटी ऑफ O2, N2, CO2, किसी भी गैस की भी डेंसिटी, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, मोलर मास, और उसको पुट करो बेटा। प्रेशर आपको गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा। तो प्रेशर अगर बेटा जो गिवन होगा फॉर एग्जांपल ATM में, तो आप 0.0821 वाली आर की वैल्यू यूज करोगे। वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि आर की कौन सी वैल्यू कब यूज करनी है। क्लियर हो गया? इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स यूज फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पे प्रेशर है, तो अगर ATM है तो बेटा 0.0821 यूज करो। डन। चलें नेक्स्ट। या यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ेगी, कम होगी, और प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ेगी। चल नेक्स्ट है जी, यहाँ पे आ जाए बेटा। मॉलिक्यूलर मास में अगेन वही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और मास बाई मोलर मास वाली ये बात पुट कर दें बेटा, अगेन नंबर ऑफ मोल्स की जगह। तो यहां से हमें ये मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो m किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, MRT ओवर पीवी। ये पीवी नीचे ले आए और m को ऊपर लेके जाए, एक्सचेंज कर दें m और पीवी को, तो ये बन जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू पीवी ओवर RT। या फिर यहां से निकाल दें, इस इक्वेशन से ऐसे निकाल दें, तो यहां से m आ जाएगा बेटा DRT ओवर P। यहाँ पे भी आप देखें तो जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, अननाउन गैस है आपके पास, यहाँ पे एमसीक्यूज ऐसे आ सकता है, एक अननाउन गैस है, उसकी फॉर एग्जांपल आपको डेंसिटी पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन, ए में एक गैस गिवन है, बी सी और डी 4 ऑप्शन गिवन है, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे और टैली करोगे कि किसके मॉलिक्यूलर मास से इस गैस का मॉलिक्यूलर मास टैली कर रहा है। जिसे टैली करेगा दैट विल बी योर आंसर, राइट। लाजमी तो नहीं है ना कि आपको मॉलिक्यूलर मास ही पूछा जाए, आपको गैस भी पूछी जा सकती है। मॉलिक्यूलर मास से आप गैस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर आंसर ऑफ मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी 44। अगर मॉलिक्यूलर मास का आंसर, तो आप देखोगे कि ऑप्शन में कहीं CO2 होगा तो उसका 44 होगा, तो आप CO2 को पिक कर लोगे। कहीं 2 आ रहा है बेटा तो आप हाइड्रोजन को पिक कर लोगे, कहीं 32 आ रहा है तो आप ऑक्सीजन को पिक कर लोगे। डन। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा आपके पास मास ऑफ गैस। मास किसके इक्वल होगा बेटा, यहीं से इस इक्वेशन से ही हम निकाल सकते हैं, या ऐसे ऊपर से देख के आए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से दोबारा वही नंबर ऑफ मोल्स की जगह मास बाय मोलर मास, तो m होगा बेटा PMV ओवर RT के इक्वल।
P है प्रेशर, V है वॉल्यूम और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर ये तीनों चीजें मुझे पता हो तो मैं मैस ऑफ गैस को भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? यानी मैस ऑफ गैस इस डायरेक्ट, प्रेशर बेसिकली अमाउंट ऑफ गैस या मैस ऑफ गैस के बारे में ही बताता है। डन। चैलेंज, यूनिट्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर। आर के जो यूनिट्स हैं बेटा उनके बारे में स्टडी करते हैं। आर के यूनिट्स को हम डिफरेंट बेटा जो यूनिट्स हैं आर की वैल्यूज के साथ स्टडी करने वाले हैं। द यूनिट्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, इसको कैलकुलेट किया जाता है जनरल गैस इक्वेशन से, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और यहां से आर की वैल्यू निकालो तो पीवी अपॉन एन टी बन जाए। हमें पता है कि एसटीपी पे क्या होता है आपके पास, 1 एटीएम प्रेशर होता है और 273 केल्विन का टेम्परेचर होता है, यानी 0 डिग्री सी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स को 1 मोल लिया जाए तो 1 मोल का वॉल्यूम होगा बेटा 22.414 डीएम क्यूब। वैल्यूज पुट करें बेटा आप पी वी एन और टी की, तो हमारे पास जो सबसे पहले आएगा वो आएगी बेटा, वैल्यू आएगी 0.0821 एटीएम डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। क्लियर हो गया? ये आर की यूनिट्स आ गई बेटा, वैल्यू आ गई। दूसरी है बेटा, अगर गौर से देखो तो हमें पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टार, तो इसको 760 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा बेटा 62.4 टार डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। या फिर 1 टार इज इक्वल टू 1 एम एफ एच जी, तो 62.4 एम ऑफ एच जी डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। डन। चलें जी बेटा नेक्स्ट। अब बेटा वॉल्यूम की जगह, प्रेशर की जगह वॉल्यूम के यूनिट्स को देखो, डीएम क्यूब में थे, आप इसको लेके आओ सीएम क्यूब में, तो आपको पता है एक डीएम क्यूब 1000 सीएम क्यूब के बराबर होता है, तो ये 0.3 डिजिट पीछे मूव कर जाएगा, सो 62,400। अब बेटा अगेन ये वाला यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसी तरह सीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन, और ऊपर वाला टॉर इसी तरह है सीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। डन। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं बेटा आर के। अभी आर के बारे में हम डिटेल से स्टडी भी करेंगे और इसके यूनिट्स के बारे में एक और बात भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम इसके एसआई, ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं ये नॉन एसआई यूनिट्स हैं आर के। एसआई यूनिट्स में अगर देखें तो एसटीपी पे हमारे पास जो प्रेशर होता है वो पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या होता है 10, 13, 25। वॉल्यूम फिर एसआई यूनिट्स में मीटर क्यूब में पुट करेंगे तो 0.0222414 मीटर क्यूब होगा। नंबर ऑफ मोल्स, ये सॉरी स्मॉल एन होने चाहिए, और टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन। पुट करें बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। और न्यूटन मीटर, मीटर जो होता है न्यूटन मीटर, ये जॉल के बराबर होता है, सो इट विल बिकम जॉल पर मोल पर केल्विन। तो अगर देखें बेटा तो ये आर के जो यूनिट्स हैं ये मोलर हीट कैपेसिटी के यूनिट से मिलते जुलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती थी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी या 1 डिग्री केल्विन। तो ये वही बाकी बात यहाँ पे भी आ गई है बेटा, जॉल हीट है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी या 1 डिग्री केल्विन। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी के और आर के यूनिट्स सेम ही होंगे। डन। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि आर हैज सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। या फिर बेटा इसको पुट कर सकते हो आर इज इक्वल टू 1.9, क्योंकि आपको पता है जॉल से कैलोरी के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सो 1.989 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इसी तरह अर्ज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, तो क्या आएगा 8.314 इंटू 10 की पावर 7 अर्ज पर मोल पर केल्विन। इस वैल्यू को मोस्ट कॉमनली ना 2 लिखा जाता है, और यहां से एमसीक्यू भी आता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही है। डन। चैलेंज, यहां तक काफी हो गया। अब बेटा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, वापस आएंगे इस स्लाइड पे तो फिर आपको चीजें समझ आएंगी। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर।
बेटा सबसे पहली चीज देखें तो क्या मुझे ये दो एमसीक्यूज हैं, इन दो के आंसर दें। वैल्यू ऑफ आर डू नॉट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रेशर पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, या इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। तो बेटा द करेक्ट ऑप्शन इज, आपके जेहन में आएगा कि प्रेशर पे भी करती है, वॉल्यूम पे भी, टेम्परेचर पे भी। नहीं बेटा, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड नहीं करती, यूनिट्स ऑफ आर डिपेंड करते हैं बेटा। तो ये नेक्स्ट एमसीक्यूज वही है, यूनिट्स ऑफ आर डू नॉट डिपेंड अपॉन, बल्कि यहाँ पे होगा डिपेंड अपॉन, डू नॉट मिटा दो। तो डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो ऑल ऑफ दीज, इन सब पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया। वैल्यू ऑफ आर बेटा यूनिट्स पे क्या नाम है, टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। यूनिट्स ऑफ आर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। वैल्यू ऑफ आर इज इंडिपेंडेंट। वैल्यू ऑफ आर एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये नहीं डिपेंड करती। यूनिट्स डिपेंड करते हैं कि किस यूनिट में प्रेशर लिया है, किस यूनिट में वॉल्यूम लिया है। आर तो एक कांस्टेंट है, उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी ना किसी किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम होती है। क्लियर हो गया। बट वो डिफरेंट इक्विवेलेंट यूनिट्स में सेम। नेक्स्ट बेटा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर, यहां से मैंने आपको कहा था कि वापस पीछे वाली स्लाइड पे आएंगे। ये एक कंटेनर बेटा, इसको कंसीडर करें। इस कंटेनर के अंदर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है, यानी एट 273 केल्विन या 0 डिग्री सी पे, प्रेशर 180 mm, मतलब मेरे पास कंडीशन एसटीपी वाली फॉलो हो गई है। और इस प्रेशर पे एसटीपी पे बेटा जो वॉल्यूम होता है डेट इज 22.414 डीएम क्यूब, भी आप लोगों को पता है। अब बेटा अगर गौर से देखो तो यहाँ पे ये छोटे छोटे गैस के मालिक्यूल्स हैं इसके अंदर, ये मैं इसको ऐसे डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये मेरे पास है बेटा 273 केल्विन पे, मैं इसको हीट करना शुरू कर देता, हीट करता हूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ के 274 केल्विन या फिर 1 डिग्री सी बन जाता है। यानी 1 डिग्री सी बढ़ जाता है या 1 केल्विन बढ़ जाता है, बराबर ही होते हैं दोनों, आपको पता है। तो 1 डिग्री सी या 1 डिग्री केल्विन जो राइज इन टेम्परेचर के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आप प्रोवाइड करेंगे, क्लियर हो गया, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कैसे जी, इधर देखें जी, ये पीछे यहां पे 1 मोल ऑफ गैस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आप देंगे या इतनी होगी, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 2 calories is the amount of heat required to raise temperature of 1 mole of substance by 1 Kelvin. 8.314 joules is the amount of heat required to raise temperature of 1 mole of gas by 1 Kelvin. Clear हो गया। इसी तरह 62,400 tar cm cube is the amount of heat required to raise temperature of 1 mole of substance by 1 Kelvin. ये tar cm cube, मिलीमीटर ऑफ मर्करी सीएम क्यूब, एमएम ऑफ एच जी डीएम क्यूब, टार डीएम क्यूब, ये सारे के सारे एनर्जी के यूनिट्स हैं। एटीएम डीएम क्यूब, ये एनर्जी के यूनिट्स। सो दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू नीड टू पुट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी और 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन सॉरी डिग्री में। डन। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आर, ये है आर की वैल्यू। बट यहां पे एक बात याद रखना, इसका यह मतलब हरगिज नहीं है दैट आर इज समथिंग एनर्जी, आर एनर्जी नहीं है। समझ आइए, लोग कहेंगे ना कि बेटा फिर ये है कि आर इज द अमाउंट ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। नहीं बेटा, ये बात गलत है। आर इज अ कांस्टेंट, आर इज ए कांस्टेंट, बट आर रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ गैस को, सॉरी सब्सटेंस को नहीं, 1 मोल ऑफ गैस को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बट आर इज नॉट एनर्जी। क्लियर। चलो जी नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल इक्वेशन क्या कहती है बेटा, यहाँ पे वो आइडियल और नॉन आइडियल आ रहे हैं बेटा। वंडरवॉल इक्वेशन से पहले आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे प्रेशर जो है बेटा ये आइडियल गैस का है तो इसको पी आई लिख दें। वॉल्यूम है फ्री कंटेनर का, क्योंकि वो नेग्लिजिबल होता है आपको पता है, तो वी फ्री लिख दें इसको, इज इक्वल टू एन आर टी। ये वाली जो है ये बेटा ये आइडियल गैसेस ओबे करती हैं ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो रियल गैसेस होती हैं वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे इसको बिहेव करना करती नहीं है, करना शुरू करती हैं क्लोज टू ओबेइंग जो जनरल गैस इक्वेशन है फॉर आइडियल गैस। बट जो आइडियल गैसेस हैं बेटा वो हर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे इस वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो बन जाता है पी इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, प्रेशर कोरेक्शन। वी क्या बन जाता है, वी फ्री इज इक्वल टू वी माइनस एन बी बन जाता है इज इक्वल टू एन आई। तो हमने दो चीजें करेक्ट की हैं, एक प्रेशर करेक्ट किया है, एक वॉल्यूम करेक्ट किया। इसकी एक लंबी बहस है, डेरिवेशन है, उस बहस में तो मैं खैर फिलहाल नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वो उससे कुछ एमसीक्यूज नहीं पूछे जा सकते। तो बेटा यहाँ पे अगर वापस आए तो दो चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं, एक तो प्रेशर कोरेक्शन के अंदर ए नजर आ रहा है, एक वॉल्यूम कोरेक्शन के अंदर बी नजर आ रहा है। व्हाट इज ए? A is the coefficient of attraction between molecules, gas molecules. A is attraction per unit volume. A is attraction between molecules. मतलब जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो A की वैल्यू ज्यादा होगी, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगी तो A की वैल्यू कम होगी, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगी यानी आइडियल गैस होगी तो फिर बेटा A की वैल्यू जीरो होगी। Done. Next, B. B is the excluded volume per mole. It is effective volume. It is incompressible volume. It is the size of molecule. मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीके से भी इसको समझाने की कोशिश करता हूँ इन सारी टर्म्स के साथ साथ, कि ये आपके पास ना एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस पड़ी हुई थी ये सारी, ये लो। आप वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, अभी बता रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं होता कि गैस के जो जो बात मैं कहने जा रहा हूं कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं या गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैं ये इनको कहता हूं कि भाई आप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाए। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। मैं ये समझता हूं कि ये बड़े बड़े पत्थर हैं गैस के मॉलिक्यूल्स और ये सारे नीचे गिर गए, तो ये सारे नीचे जमा होके ना इतनी सी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे और ये वो वॉल्यूम ऑफ बेटा गैस होगा जिसको मजीद कंप्रेस हम चाहें तो भी नहीं कर सकते। डन। इस वॉल्यूम के ऊपर से गैस खत्म हो गई है, ऊपर खाली कंटेनर बच गया, ये नीचे वॉल्यूम आ गया बेटा। इस वॉल्यूम को हम चाहें तो भी मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते। दिस इज इनकंप्रेसिबल वॉल्यूम। इसको बेटा बोलेंगे बी। इसको बोलेंगे बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इसको बोलेंगे बेटा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल। इसको बोलेंगे इफेक्टिव वॉल्यूम पर मोल। क्लियर हो गया? ये बी है आपके। और बेटा जब बी की वैल्यू जीरो होगी यानी बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी होगी तो क्लोज टू आइडियल, जीरो होगी तो आइडियल, और जब बी की वैल्यू बड़ी होगी समथिंग बिगर लार्ज वैल्यू ऑफ बी तो इसका मतलब है रियल गैस। क्लियर हो गया? बिल्कुल सेम है, यानी ए और बी जीरो होंगी तो गैस आइडियल है, ए और बी नॉन जीरो होंगी तो मैं कह सकता हूं गैस रियल। चलो जी, के नीचे कंडीशंस आ भी गई हैं। अगर पहली कंडीशन क्या है बेटा, ए भी जीरो है बी भी जीरो है, तो इसका पहली बात तो मतलब समझा दिया, गैस आइडियल है। जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब है जब उन्हें पास लाएंगे तो भी अट्रैक्शन नहीं होगी, अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगी तो इस गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। जब ए और बी जीरो है ना बेटा, तो आप देख लें बड़े आराम से, इस ए की वैल्यू को जीरो पुट करें तो ये पूरी वैल्यू जीरो बन जाएगी, इस बी की वैल्यू को जीरो पुट करें तो ये जीरो बन जाएगी, तो इट विल अगेन बिकम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी।
ये ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब है कि बेटा ये जो ए और बी की वैल्यू जीरो होंगी तो फिर ये जनरल गैस इक्वेशन को गैस ओबे करेगी, आइडियल गैस होगी। इसके लिए बेटा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी की वैल्यू वन होगी। अब बेटा इसी गैस को देखो, इसी इक्वेशन को देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी इज इक्वल टू वन, अगर ये आंसर वन आए इसको बोलते हैं बेटा पी वी डिवाइडेड बाई एन आर टी को हम बोलते हैं जी या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये बताता है आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस को। अगर इसकी वैल्यू वन हो तो गैस आइडियल है, इसकी वैल्यू वन से ज्यादा हो या वन से कम हो तो ये बताता है बेटा कि गैस नॉन आइडियल है। जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ऐसे ग्राफ बनाते थे ना, याद होगा आपको, तो जो वैल्यूज ऐसे सीधी लाइन बनती थी जिनके लिए, वो यहाँ पे वैल्यू होती थी वन, यहाँ पे वैल्यू होती थी बेटा इससे कम और यहाँ पे इससे ज्यादा। क्लियर हो गया? तो फिर बेटा हम क्या कहते थे जब वैल्यू नीचे होती थी या ऊपर होती थी, इफ द वैल्यू ऑफ जी इज आइदर लेस देन और ग्रेटर देन वन, तो हम कहते थे कि बेटा आपके पास गैस रियल है। बट अगर ये वाली लाइन ओबे कर रही है तो इसका मतलब है गैस आइडियल गैस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बेटा पैरेलल लाइन इन ग्राफ अभी बता दिया, ये वाली जो गैस होगी वो गैस लॉज को ओबे करेगी। इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा बेटा साइज ऑफ मॉलिक्यूल जीरो हो जाएगा नीचे। जब ये जीरो होगा तो ये नेग्लिजिबल है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर मूव करेंगे ताकि उनके बीच में अट्रैक्शन ना हो। डन? तो ऐसी गैस को आइडियल गैस कहते हैं। यानी अगर ए और बी की वैल्यू क्या हो बेटा जीरो हो तो गैस कौन सी होगी? गैस आइडियल गैस होगी। और आइडियल गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जाता। शुड वी मूव नेक्स्ट? चले, अगर ए की वैल्यू बेटा गौर से देखो अप्रोच कर रही है जीरो को, जीरो नहीं है, जीरो के बहुत करीब है। बी की वैल्यू अप्रोच कर रही है जीरो, जीरो नहीं है, जीरो के करीब है। फॉर एग्जाम्पल 0.01, 0.0024, इस तरह की कोई वैल्यू, तो बेटा इसका मतलब है वो गैस क्लोज टू आइडियल है। यानी वो गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियली बिहेव करना शुरू कर देगी। क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट, अगर ए की वैल्यू भी जीरो नहीं है, बी की वैल्यू भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहली बात कि बेटा ये गैस नॉन आइडियल है, रियल गैस है। इस केस में मॉलिक्यूल के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब होंगे, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी हो सकती हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में जब गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ साथ रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। तो बेटा उनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, बताऊंगा कब अट्रैक्टिव होंगी कब रिपल्सिव होंगी, तो बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। तो जब बेटा उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हों तो हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसी गैस रियल गैस है, आइडियल गैस नहीं है। क्लियर हो गया? अब बेटा नेक्स्ट देखो, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट नेग्लिजिबल। जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस है उसको हम जीरो नहीं कह सकते। जीरो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बेटा वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इस केस में बेटा क्या बनेगा? रियल बनेगा या नॉन आइडियल बिहेवियर, वो इंक्रीज करेगा। जो बेटा ऐसी गैस होती है वो गैस लॉज को ओबे करती है, ओबे नहीं करती। जो रियल गैसेस होती हैं वो गैस लॉज को ओबे नहीं करती। ऐसी गैसेस को लिक्विफाई भी किया जा सकता है। बेटा देखो ना, एक के मॉलिक्यूल में ए की वैल्यू जीरो नहीं है, ए की वैल्यू जीरो ना होने का मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन थे, क्योंकि ए इज कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या मतलब है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, अट्रैक्शंस बिल्ट होंगी, तो ऐसी गैस को फिर हम लिक्विफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, ऐसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कब अट्रैक्टिव होंगी कब रिपल्सिव। जी इज नॉट इक्वल टू वन। बेटा ये वाला ग्राफ याद आ गया? अगेन ये वाला, यहां पे तो वन थी, अगर वन से कम होगी बेटा जी की वैल्यू
तो अट्रैक्शंस ज्यादा होंगी, रिपल्शंस कम होंगी, यानी अट्रैक्शंस ज्यादा, रिपल्शंस कम। और अगर बेटा 1 से ज्यादा होगी वैल्यू, इसका मतलब है अट्रैक्शंस कम, रिपल्शंस ज्यादा। और इन दोनों केसेस में, यानी जब z की वैल्यू लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 1 हो, बेटा आपके पास क्या आएगा, नॉन आइडियल बिहेवियर आएगा। एक होगी नेगेटिव डेविएशन, दूसरी पॉजिटिव डेविएशन। इस केस में आप नहीं कह सकते कि पीवी एन आर टी के बराबर होता है, कभी भी बराबर नहीं होगा। कोई सीधी लाइन नहीं आएगी। आपने देखा था कुछ गैसेज ऐसे आ रही थी, कुछ गैसेज ऐसे आ रही थी, समझ आ गई है, कुछ गैसेज इवन ऐसे आ रही थी, तो वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही थी टू आपके जो रियल बिहेवियर है, नॉन आइडियल बिहेवियर है, वो शो कर रही थी, डेविएशन शो कर रही थी आइडियल बिहेवियर। डन। नेक्स्ट, तो बेटा जब ए और बी की वैल्यू अगेन बता देता हूं जीरो हो, जो मेन पॉइंट है इस तीनों डिस्कशन का, तो आइडियल ए और बी की वैल्यू क्लोज टू जीरो हो, तो क्लोज टू आइडियल मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आइडियल होगी, और वाइस वर्सा मतलब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे फिर नॉन आइडियल होगी। और ए और बी की वैल्यू अगर नॉन जीरो हो, बड़ी हो, काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू हो, तो उस केस में हम क्या कहते हैं बेटा, गैस नॉन आइडियल होती है। डन। चलो जी नेक्स्ट, नॉन आइडियल बिहेवियर अभी बताया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मालिक्यूल के बीच में ज्यादा होंगी, इतना नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा। और आइडियल बिहेवियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, आइडियल बिहेवियर कम, जितनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम, आइडियल बिहेवियर ज्यादा। क्लियर हो गया। अब बेटा यहाँ पे गौर से बात सुनिएगा, ये जो यहाँ पे तीसरी बात मैंने लिखी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम पोलर गैसेस को ले ले, पोलर का मतलब HCl गैस है, पोलर गैस है बेटा, पोल है ना, डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव है। अमोनिया पोलर गैस है। इस तरह की गैसेस को ले ले, तो उस केस में बेटा जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी। और जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, इतनी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, तो नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा। और जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नॉन आइडियल बिहेवियर ज्यादा हो, तो फिर लिक्विफेक्शन बड़ी आसानी से हो जाए। डन। इस केस में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ ए पे इफेक्ट पड़ेगा, कि ए की वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर हो गया। और नॉन आइडियल बिहेवियर आएगा। तो वैल्यू ऑफ ए का मैंने एक यहाँ पे ऑर्डर लिखा है, उसकी ट्रिक भी लिखी हुई है याद करने के लिए, कि सबसे कम जो वैल्यू होती है बेटा वो H2 की होती है, फिर O2, फिर N2, CO2, NH3, SO2, Cl2। ये ऊपर बेटा HON, CH, इसको आप याद भी कर सकते हो। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, A फॉर अमोनिया, S फॉर SO2 और C फॉर क्लोरीनिया। डन। फॉर नॉन पोलर गैसेस साइज ऑफ मालिक्यूल डिपेंड करता है बेटा नॉन पोलर में, क्योंकि वहां पे तो डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव की कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई आपके पास ऐसा नहीं होगा कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हो, नॉन पोलर मालिक्यूल वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो जितना बेटा साइज ऑफ मालिक्यूल ज्यादा होगा, तो वैल्यू ऑफ बी ज्यादा होगी। इसका मतलब है साइज ऑफ मालिक्यूल कब ज्यादा होगा, जब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आपके पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उसकी वजह से डेवलप होंगी। मतलब यहाँ से बी की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू भी आ गई। और जितनी ये दोनों वैल्यू ज्यादा होंगी, लिक्विफेक्शन आसान होगी। डन। तो यहाँ पे ए और बी की दोनों वैल्यूज इफेक्ट, बी की वैल्यूज का भी मैंने एक ऑर्डर लिखा हुआ है, H2 लेस देन O2, NH3, N2, CO2, Cl2। ये याद कर ले बेटा, ये ट्रिक है बेटा ऊपर। H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, A फॉर अमोनिया, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, C फॉर क्लोरीन एंड S फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। HOANCCS ऐसे याद कर लें, HONCASC, ये ऐसे दो चीजें याद कर लें, तो A की वैल्यू भी याद हो जाएगी, B की वैल्यू भी याद। यहाँ पे एमसीक्यूज ऐसे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी लिक्विफाइड मोर इजीली। समझ आइए, इनमें से किस गैस को ज्यादा आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज हायर वैल्यू ऑफ बी।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, ऐसे पूछ सकता है, शोज मोर आइडियल बिहेवियर। होंगी दोनों रियल, लेकिन उसमें से आइडियल कौन सा ज्यादा है? फिर वो नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा, अगर बाकी कंडीशन सेम है तो। साइज पे डिपेंड करेगा बेटा, पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो इन चीजों से आपने आंसर करना है। अभी आगे जाएंगे मजीद, दोबारा भी इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। राइट, चलो नेक्स्ट है जी, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल बिहेवियर। ये मैंने बड़ा डिटेल से लिख दिया बेटा। आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती हैं। जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी या नहीं होंगी तो आइडियल बिहेवियर आएगा। आइडियल बिहेवियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे, तो आइडियल बिहेवियर क्या होगा बेटा? आपके पास प्रेशर बढ़ाने से कम हो जाएगा। सिमिलरली बेटा, एटॉमिसिटी यहां पे आपको पूछा जा सकता है आइडियल बिहेवियर के बाकी सारी कंडीशन। फॉर एग्जांपल एसटीपी की कंडीशन दे रहे हैं कि बेटा आपके पास टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो मुझे बताओ कि H2, O2, N2 और CO2 में ज्यादा आइडियल कौन सी है या ज्यादा नॉन आइडियल कौन सी है? तो आप कैसे बताओगे जी? ज्यादा आइडियल है बेटा H2, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी और इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका साइज कम है। जबकि अगर आप देखोगे तो CO2 ज्यादा क्या है, नॉन आइडियल है, क्योंकि इसका 44 है ओवरऑल। सिमिलरली बेटा यही बात है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, पोलराइजेबिलिटी, जैसे F2, सॉरी यहाँ पे से भी आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, F2, Cl2, Br2 और I2 में ज्यादा आइडियल कौन है, ज्यादा नॉन आइडियल कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पे पूछा जा सकता है बेटा, HCl, HBr इस तरह की गैसेज में। पोलैरिटी की बेस पे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो आइडियल बिहेवियर कम होगा, पोलैरिटी ज्यादा होगी तो आइडियल बिहेवियर कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा। तो आपने पहले देखना है, सबसे पहले तो आपने अट्रैक्शन देखना। कोई भी एमसीक्यूज इस तरह का आया कि आइडियल है या नॉन आइडियल है, आपने अट्रैक्शन देखनी है। और अट्रैक्शन देखने के तरीके क्या है बेटा? आपने सबसे पहले डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, वन वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है। फिर स्ट्रेंथ के हिसाब से बताइएगा कौन ज्यादा आइडियल है, कौन ज्यादा नॉन आइडियल। क्लियर हो गया? फिर बेटा आप बता सकते हैं इस चीज को, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसी बेस, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर भी आप बता सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल है, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर आप बताएंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है वो गैस जो होगी ज्यादा रियल होगी, और जिसमें कम है वो ज्यादा आइडियल होगी एसटीपी पे या किसी भी टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। डन। आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल बिहेवियर में अब नॉन आइडियल बिहेवियर को स्टडी करते हैं बेटा। नॉन आइडियल बिहेवियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो नॉन आइडियल बिल्कुल उसके अपोजिट है बेटा। अप्लाइड प्रेशर, एटॉमिसिटी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलैरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल वही सेम पॉइंट है पीछे। यहाँ पे एमसीक्यूज बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा आइडियल है, कौन ज्यादा नॉन आइडियल है, आपको यही पिक करना है। क्लियर हो गया? चलो जी नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ ए। ए के यूनिट्स क्या है बेटा? ए के लिए जो बेटा हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है P इज इक्वल टू ए एन स्क्र ओवर वी स्क्र। यहां से ए की वैल्यू निकालो तो क्या बन जाएगी? P वी स्क्र ओवर एन स्क्र। पुट करो बेटा, प्रेशर के यूनिट होते हैं एटीएम, वॉल्यूम के डीएम क्यूब का स्क्वायर और एन नंबर ऑफ मोल्स के मोल का स्क्वायर। तो ये बन जाएंगे नॉन एसआई यूनिट एटीएम डीएम क्यूब का स्क्वायर मोल -2, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको नॉन एसआई को एटीएम डीएम की पावर +6 मोल की पावर -2। या फिर अगर एसआई में फाइंड करना चाहते हो तो सेम बेटा आप यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर में पुट कर दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम जो होगा बेटा वो मीटर क्यूब में पुट कर दो, और मोल स्क्वायर। तो फिर आपके पास यूनिट क्या आ जाएंगे बेटा? न्यूटन मीटर पावर 4 मोल -2। ये एसआई यूनिट है, और ये वाले जो है ये बेटा नॉन एसआई यूनिट है। क्लियर हो गया?
जो बी होता है मैंने बताया था ये होता है इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस। इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है तो क्या होगा बेटा, डीएम क्यूब फॉर 1 मोल वॉल्यूम फॉर 1 मोल, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम फॉर 1 मोल। इसका मतलब है ये डीएम क्यूब पर मोल इसके हो गए नॉन एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट हो जाएंगे बेटा आपके पास मीटर क्यूब पर मोल, क्योंकि बेटा ये मीटर क्यूब बन जाएंगे, मोल तो मोल ही रहेगा। डन। चलें जी बेटा, दिस मेक्स एन एंड टू दिस लेक्चर। बेटा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, यहाँ व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल पे, या सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। May God bless you. Goodbye.